बैक टू माय चैनल फिजिक्स अड्डा, लेट्स मेक फिजिक्स फन। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाउ वी गेट सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो उसी तरीके से अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, देखते हैं उसे। तो सबसे पहले आपकी जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें आपकी प्रॉपर्टी आती है, मैं कुछ प्रॉपर्टीज के नाम लिख रहा हूँ, वो आप देख लेना, समझ लेना उससे कि होते क्या हैं, क्योंकि मैं प्रूव भी कराऊंगा आपको स्टूडेंट्स और साथ साथ इनके बारे में बताता भी जाऊंगा। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है, दे आर नॉन कॉम्यूटेटिव। They are non-commutative. सेकेंड आती है इनकी प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, they are non-associative। इनके बारे में समझाता रहूंगा कि कैसे कैसे होते हैं। और एक इसमें आता है हमारे पास चेंज इन वेक्टर्स, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट, जिसको मैं डेरिवेशन के थ्रू सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये मेरे पास बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टीज एक सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के टाइम पे आती है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये होती क्या है और कैसे कैसे इनका प्रूफ होता है। देखो, नॉन कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, जस्ट सपोज कि मेरे पास एक रिजल्टेंट गिवन है r इक्वल्स टू a माइनस b, ठीक। और अगर मैं एक दूसरा रिजल्टेंट निकालता हूं, या इसको आप R2 मान लो, इसको R1 कर लो, दूसरा रिजल्टेंट निकालता हूं B माइनस A। स्टूडेंट्स गॉट माय पॉइंट? अगर मेरे पास ये दो रिजल्टेंट आते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता कि R1 इज इक्वल्स टू R2, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या इंप्लाई करेगा आपको, ये इंप्लाई करके देगा आपको a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a। तो स्टूडेंट्स, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं और मैं उनमें से a को b में से माइनस कर रहा हूं इस वाले केस में, और इस वाले केस में b को a में से माइनस कर रहा हूं, तो वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसी को हम बोलते हैं नॉन कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये तो मेरे पास कंफर्म हो गया कि ये कैसा होगा, a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, ठीक। तो स्टूडेंट्स, इसका एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे होता है। जस्ट सपोज आई हैव टू वेक्टर्स, फर्स्ट इज a vector which has some magnitude, and consider another vector b vector in some particular direction। क्लियर? मेरे पास दो वेक्टर मैंने अब कंसीडर कर लिए स्टूडेंट्स कि मेरे पास एक वेक्टर आ गया a, एक आ गया b। आप किसी भी डायरेक्शन मान सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मानना है। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे a में से b को माइनस करना है स्टूडेंट्स, अगर मेरे को a में से b को माइनस करना है तो वही सेम लॉ लगा देंगे। ये मेरे पास b था, तो एक मैं b कंसीडर कर लूंगा माइनस b। तो मुझे a माइनस b का रिजल्टेंट चाहिए, यानी कि ये वाला रिजल्टेंट अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस b चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए स्टूडेंट्स, माइनस b चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस b को इन्वर्ट कर देना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट। तो मैं इसको इस तरीके से, जस्ट सपोज कि मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया जो b की तरह ही दिखता है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस b। क्लियर? तो मेरे पास अब a और माइनस b का एडिशन करना है मुझे, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। सिंपल सा मेथड है, जैसे पहले आपको सिखाया था स्टूडेंट्स, जैसे सब्ट्रैक्शन के केस में सिखाया था, बिल्कुल सेम वही चीज लेके चलनी है। a मेरे पास आ गया, माइनस b ये रहा, तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ।
आपको पता है कि मैं हेड टू टेल जोड़ सकता हूं, क्लियर। तो अब इसकी टेल ए के हेड से जुड़ेगी, तो इसकी टेल थोड़ा नीचे करके बना लेता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ ऊपर स्पेस नहीं है। तो ए तो मेरे पास वेक्टर ये हो गया, अब ए वेक्टर तो ये आ गया, बी वेक्टर चाहिए, बी की टेल को ए के हेड से जोड़ना है। तो बी की टेल ये है, तो अब इसको ए के हेड से जोड़ दोगे, कुछ इस तरीके से ये आपका बन जाएगा, जिसको मैं नाम क्या दूंगा, माइनस बी। मुझे क्या चाहिए, a माइनस बी चाहिए स्टूडेंट्स। तो मुझे a माइनस बी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, a और माइनस बी का वेक्टर एडिशन करूंगा, तो इसका जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आपका कुछ इस तरीके से होगा, चेक करो। क्लियर। तो इस रिजल्टेंट को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, R1, अब इसको नाम दे दो, जैसे यहाँ पे हमने नाम दे रखा है R1 इक्वल्स टू A माइनस बी। क्लियर हो गया आपका स्टूडेंट ये बात। ये मेरा रिजल्टेंट आ गया इस केस के लिए। अब इसी तरीके से मैं दूसरे को सॉल्व करूंगा और चेक करूंगा कि अगर सेम यही रिजल्ट आता है तो वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा, अदरवाइज वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, b माइनस ए करना है। सेकंड केस में क्या करना है मुझे, b माइनस ए। क्लियर। तो b माइनस ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो b वेक्टर तो एज इट इज यूज करना पड़ेगा। अब a को मुझे अपोजिट करना है। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, a को अपोजिट करना है, क्योंकि इसके लिए माइनस a कंसीडर करना है स्टूडेंट्स। तो अगर मैं a को अपोजिट डायरेक्शन में करता हूं तो ये कुछ इस तरीके का वेक्टर बनेगा। तो a की डायरेक्शन अब ये हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस a। क्लियर। तो अब मुझे यहाँ पे सॉल्यूशन क्या चाहिए स्टूडेंट्स, b और माइनस a का सॉल्यूशन चाहिए। तो ये वेक्टर मैं यूज करूंगा और साथ में ये वेक्टर यूज करूंगा। तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि क्या बनता है। जस्ट सपोज मेरे पास ये b वेक्टर आया था, इसको मैं बना देता हूं यहाँ पे। थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्या करते हैं, इसको b वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। आपको क्या करना है, सिंपल बिल्कुल ऐसी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये तो हो गया मेरा b वेक्टर, नॉट माय पॉइंट। अब इसी तरीके से आपको इसके साथ क्या जोड़ना है, माइनस a को जोड़ना है। b के हेड से माइनस a की टेल को जोड़ना है। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे पास a की जो टेल होगी वो यहां से निकलेगी और कहां जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। कैसा बनेगा ये, इस तरीके से। इसको रब करके ऊपर लिख देता हूं। ये मेरे पास क्या था, b वेक्टर। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने b में से माइनस a को करा तो अब यहां से मेरा रिजल्टेंट बनेगा जो कि b थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी लेंथ ज़्यादा है तो वो सही नहीं आ रहा था। तो ये यहाँ से यहाँ तक का होगा, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। क्लियर होगी बात। तो ये आपका आ गया रिजल्टेंट। अगर मैं इसको बात करूँ, R2 इक्वल्स टू b माइनस a। गॉट माय पॉइंट। क्या आ गया मेरे पास रिजल्टेंट, R2 इक्वल्स टू b माइनस a। अब कहने का मतलब क्या है, देखो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी नीचे की तरफ है। तो स्टूडेंट्स बात समझ में आई कि अगर मेरे पास a माइनस बी करता हूं और b माइनस ए करता हूं तो उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। भले उनका मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो चुकी होगी। ठीक है, तो यही चीज हमारे निकल के आती है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये नॉन कॉम्पिटिटिव रहता है। क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं।
अब इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, दे आर नॉन एसोसिएटिव। दे आर नॉन एसोसिएटिव। नॉन एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि ये एसोसिएट भी नहीं करेंगे। एसोसिएटिव लॉ मैं आपके लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको रब कर देते हैं, फिर एसोसिएटिव के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ कौन सा होता है? जब मैं कभी मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हों और उनके बीच में मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। जब मैं सब्ट्रैक्शन की बात करता हूं, पहले मुझे a माइनस बी को माइनस एक दूसरे से माइनस करना पड़ेगा, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा उससे c को माइनस करना पड़ेगा, फिर एक पर्टिकुलर रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट इसके इक्वल नहीं होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है स्टूडेंट्स, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ गलती करते हैं आप, ठीक है। आप लोग इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको आपको पॉलीगन लॉ से सॉल्व करना है। यानी दो से ज्यादा वेक्टर्स हो गए तो दो से ज्यादा वेक्टर जहां भी लग जाते हैं वहां कौन सा लॉ लग जाता है, पॉलीगन लॉ। तो वही आपको यहाँ पे यूज करना है। गॉट माय पॉइंट? आप इसको क्लियर तरीके से अपने ड्रॉ करना, गारंटी है कि ये नहीं आएगा एसोसिएटिव, ठीक है। ये हमेशा नॉट इक्वल्स टू आएगा, क्लियर। तो वो आप लोग होमवर्क में करोगे। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया हो, ठीक। तो ये आप लोग, ये आपका होमवर्क है, इसे आप प्रैक्टिस में करोगे खुद। ये मैंने आपको सिखा दिया, इसका भी आंसर आप अपने आप लेके आओगे, ठीक है। और आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको अपनी कमी महसूस नहीं होगी कि आप कहाँ गलती करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करें और आपको मजा भी आने लगेगा फिजिक्स में कि हाँ ये मैंने खुद सॉल्व करा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको कर लेंगे। अब देखो, ये दोनों लॉज मैं आपको समझा चुका हूँ। अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ वेक्टर्स, वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव वे में है, तो उसके लिए एक पूरा सॉल्यूशन है, पूरा प्रूफ है, वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आते हैं इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, चेंज इन वेक्टर्स, देखो इसको थोड़ा समझो कि जस्ट सपोज कि मेरे पास कोई वेक्टर है, मैंने उसको क्या करा, चेंज करा। एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जस्ट सपोज कि मेरे पास एक बॉल है, मैंने उस बॉल को किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक जगह थ्रो किया, तो वो किसी वेलोसिटी से मूव करके गई बॉडी, लेकिन उसके रास्ते में क्या आ गई, दीवार आ गई। दीवार से टकराने के बाद उसने डायरेक्शन चेंज करी, और वो जैसे डायरेक्शन चेंज करेगी उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ फर्क आ जाएगा, ठीक। तो जैसे उसके में चेंज आया, तो वो जो फाइनल माइनस इनिशियल होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसी तरीके से जरूरी है कि हर बार वेलोसिटी की बात करें, मैं फोर्स की भी बात कर सकता हूँ और डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटीज की बात कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट, जितने भी वेक्टर्स में चेंज आएगा उनकी वजह से रिजल्टेंट आपका बनेगा, उस रिजल्टेंट को जो हम सॉल्व करेंगे वो क्या करेंगे, चेंज इन वेक्टर से सॉल्व करेंगे। एग्जांपल आपको मैंने बता दिया, समझा दिया। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जस्ट सपोज कि मेरे पास एक बॉल थी जिसको मैंने किसी v1 वेलोसिटी से एक दीवार पे स्ट्राइक करा। अब यहाँ पे कहीं इमेजिनरी बॉल है हमारी, तो वहां से टकराने के बाद जस्ट सपोज वो बॉडी या वो बॉल इधर की तरफ मूव कर रही है किसी v2 वेलोसिटी से।
क्या हुआ कि वो किसी v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर गई। जब ये स्ट्राइकिंग की वेलोसिटी थी, जब मैंने इसको इनिशियली स्टार्ट किया था तो वो टुवर्ड्स राइट साइड थी। अब क्या हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चली गई आफ्टर स्ट्राइकिंग। तो अब मुझे इसमें चाहिए कि चेंज इन वेक्टर निकालना है, यानी चेंज इन वेलोसिटी। वेक्टर एक वेलोसिटी है यहाँ पे इस कंसेप्ट में, तो मैं अगर यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज कैसा होता है कि जब कोई फाइनल वैल्यू आपको मिल जाए उसमें से आप इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो तो वो आपका चेंज है। इनिशियल कोई चीज पहले कुछ थी, बाद में कुछ हो गई, तो बाद वाली में से पहली वाली माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि कितना चेंज आया। तो वही चीज लेनी है मुझे। अब यहाँ पे वेक्टर क्या है मेरा, वेलोसिटी के कंसेप्ट में ले रहा हूँ, इसको मैंने चेंज इन वेलोसिटी बोला, तो उसके लिए एक रिजल्टेंट मेरा आ जाएगा जो क्या होगा, v2 माइनस v1। जो फाइनल वेलोसिटी थी उसमें से मैंने इनिशियल को माइनस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, चेंज आ गया। क्लियर। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये आपका कंसेप्ट था कि आपके पास v1 है और v2 है। अब देखो v2 में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साथ साथ, समझो चीज, v2 प्लस माइनस v1। कौन सा केस आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सिंपल सा फॉर्मूला है, वो लगा तो आप सीख चुके हो, उसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। या फिर एक काम करते हैं, इसको इससे पहले ट्रायंगल लॉस सिखाया था मैंने आपको, अब मैं आपको पैरेललोग्राम सिखा देता हूँ उसको, क्योंकि इसमें भी पैरेललोग्राम लग सकता है। ये v1 है तो v1 का जो अपोजिट होगा वो माइनस v1 होगा। तो जस्ट सपोज ये मेरे पास माइनस v1 आ गया, क्या आ गया मेरे पास, ये माइनस के v1 आ गया। क्लियर। ये मेरे पास v2 था। बट माय पॉइंट, अब देखो इन दोनों की टेल से टेल जुड़ रही है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। ठीक है, यानी थीटा के बीच का कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब जहां पे टेल से टेल जुड़े वहां पे क्या लगाते हैं हम, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाने से क्या होगा, यहाँ पे इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा मैं, इसी तरीके से एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी v1 के, और आपको पता है जहां पे दोनों की टेल इंटरसेक्ट करती है वहां से रिजल्टेंट निकलता है। रिजल्टेंट की टेल कहां तक जाती है, हेड तक जाती है, जहां पे दोनों के हेड इंटरसेक्ट। तो ये जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स आपका आया, ये क्या है, r इक्वल्स टू v2 माइनस v1। क्लियर होगी बात कि क्या है मेरा, v2 माइनस v1। अब देखो स्ट्राइकिंग के टाइम पे मेरी वेलोसिटी ये थी, स्ट्राइकिंग के बाद मेरी वेलोसिटी ये हो गई, बट रिजल्टेंट जो इनका निकल के आया, जो चेंज इन वेक्टर्स आया, वो किसी एक तीसरी डायरेक्शन में अलग से आया। ठीक है, तो वो जो रिजल्टेंट था वो ये था, r इक्वल्स टू v2 माइनस 1, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी। गॉट माय पॉइंट। अब जरूरी नहीं कि यहाँ वेलोसिटी हो, और कोई वेक्टर भी हो सकता है, आपका फोर्स हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। बस एक चीज याद रखना कि जो भी चीज होगी डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा या माइनस होगा, फोर्स में फोर्स ही ऐड हो सकती है, फोर्स ही माइनस हो सकती है। गॉट माय पॉइंट। और इसी तरीके से जैसे वेलोसिटी में करा मैंने, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ही ऐड होगी या फिर माइनस होगी, आप किसी और को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दो फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए तभी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे वही चीज है। तो ये आ गया मेरा रिजल्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो मेरे पास रिजल्टेंट आया, इसको मैं एनालिटिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकता हूँ। देखो इसका एनालिटिकल मेथड कैसे होगा, मुझे पता है r इक्वल्स टू कितना होगा, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2v2 v1 cos 90 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो आप इसको सिंपल लिख सकते हो, r इक्वल्स टू
v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर cos 90 कितना होता है 0। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा r इक्वल्स टू अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर। क्लियर होगी बात? तो ये मेरे लिए रिजल्टेंट निकल के आएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। और इसी तरीके से आप tan बीटा भी निकाल सकते हो। जैसे सपोज कि मेरे पास ये बीटा है एंगल, तो आप tan बीटा भी निकाल सकते हो उसके लिए। tan बीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स v2 अपॉन v1, v2 अपॉन v1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको पता है एंगल में आप हमेशा क्या लेते हो, मैग्नीट्यूड लेते हो, तो ये आपका tan बीटा निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप इस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? क्लियर हो गया? तो ये प्रॉपर्टीज थी हमारी सब्ट्रैक्शन के केस के लिए। इसी तरीके से मेरे पास प्रॉपर्टीज आती हैं एडिशन के केस के लिए भी। तो जल्दी से उनको भी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारी एडिशन के केस में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कम ऑन द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स मेरे पास अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो इसमें भी हमें वही देखना है कि एसोसिएटिव लॉ है या कॉम्यूटेटिव लॉ है। तो बस इसकी प्रॉपर्टीज के नाम लिख लो, क्या होते हैं, दे फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। दे फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। सेकंड आएगा दे फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं और कॉम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करते हैं। अब एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है बता देता हूं आपको। a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए। याद रखना प्लस जब आ जाएगा तब ये इक्वल हो जाएंगे, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन ऑफ वेक्टर्स तो फॉलो करते हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स फॉलो नहीं करता। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ में भी आपका ये फॉलो करता है, बट जो आपके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स थे उसमें ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, वहां पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं होता था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में, बट एडिशन ऑफ वेक्टर्स में ये दोनों लॉ फॉलो होते हैं। ये आपको मैंने कराए भी थे, जो मेरा लेक्चर सेकंड था उसकी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि ये मैंने आपको बताया था जिसमें हम ट्रायंगल लॉ में प्रायोरिटी लेते थे, एक बार ए की एक बार बी की, उससे सॉल्व किया था, दोनों का रिजल्ट सेम आया था। और ये मैंने पॉलीगन लॉ से आपको सिखाया था। तो ये दोनों भी आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इनको भी एक बार ट्राई करना, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स, जो यहीं फिनिश होता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा सारे टॉपिक्स प्रॉपर्टीज के बारे में, चाहे वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की हो चाहे वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हो। तो स्टूडेंट्स आप इनकी प्रैक्टिस लगातार कीजिएगा, और न्यूमेरिकल्स अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। जो भी न्यूमेरिकल्स आपसे नहीं हो रहे, आई विल टेल यू डेफिनेटली। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिए, जिससे कि आप लोग फिजिक्स में अच्छा गेन कर सकें और मैं भी आपको फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज फिजिक्स अड्डा। लेट्स मेक फिजिक्स फन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।